હેલો ગુજરાત ન્યૂઝ નેટવર્કમાં હિતેશ કુમારના નમસ્કાર. હવે જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. ભારત દેશનો વાગ્યો ડંકો. પૂરા વિશ્વમાં અંતરિક્ષ ક્ષેત્રે ઇસરોએ રચ્યો ઇતિહાસ. ત્યારબાદ હવે નાસા અને ઇસરો બંનેએ હાથ મિલાવ્યા અને સાથે મળીને કામ કરવા સહમત થયેલ હોય, જેનું કારણ ભારતમાં વૈજ્ઞાનિક ક્ષેત્રે ઇસરોની કામગીરી કાયમ કંઈ ને કંઈ નવીન શોધ કરતો રહે છે. ઘણા દેશોના અંતરિક્ષયાન એકી સાથે લોન્ચ કરી શકે છે, તે આજે આપ જોઈ શકો છો. मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को. 8011 ये आंकड़ा है दुनिया भर के उन लोगों का जिन्होंने केवल साल 2022 में बाढ़ की वजह से अपनी आखिरी सांसें ली थी. और अगर ये नंबर आपको ज्यादा लग रहा है ना, तो साल 1999 की बात ही मत कीजिए, जहां दुनिया भर में केवल बाढ़ आने की वजह से 34,809 लोग चल बसे थे. मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश में हम अगर सिंगापुर में कोविड जैसी बड़ी महामारी से खत्म होने वाले लोगों का नंबर मिला दे, तो भी वो फिगर 25 से 26,000 के आसपास ही आएगा, जो फ्लड फैटेलिटीज के सामने अभी भी कम है. और यहाँ पे हम केवल ऑफिशियल डेटा को कंसीडर कर रहे हैं, जो कितना सच होता है ये हम सभी अच्छे से जानते हैं. अब देखो, बीते 2 दशकों में नेचुरल डिजास्टर्स यानी कि ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा, तूफान वगैरह, इन सब की वजह से करीब करीब 2 अरब, जी हाँ दोस्तों, 2 या 200 मिलियन नहीं बल्कि 2 अरब लोगों पे असर पड़ा है. ये बात खुद यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में कही गई है. साल 2023 में दुनिया भर में केवल प्राकृतिक आपदाओं की वजह से $380 बिलियन का नुकसान रिपोर्ट किया गया था, जो नंबर दुनिया के 160 देशों के जीडीपी से भी बड़ा है. अब यह आंकड़ा डराने वाला है जब ये सोचो कि ना सिर्फ दुनिया भर में कितने सारे लोग खत्म हो रहे हैं, बल्कि कितना सारा इकोनॉमिक लॉस देखा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स का समय रहते ना समाधान कर पाने की वजह से. ऐसे में विज्ञान और खास करके स्पेस साइंटिस्ट्स के सामने सबसे पहले ये उंगली उठाई जाती है कि क्या इस समस्या को सुलझाने का कोई भी तरीका नहीं है. वेल, अब है, और उसी सॉल्यूशन का नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, शॉर्ट में नीसार सैटेलाइट. तो देखो, नीसार बेसिकली एक नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट है जिसे नासा और इसरो मिलके डेवलप कर रहा है. और इस सैटेलाइट की खासियत यह है कि ये पृथ्वी के ऊपर से हर 12 दिन में उसकी मैपिंग करती रहेगी और उसका रियल टाइम डेटा वैज्ञानिकों को भेजती रहेगी. अब आप सभी सोच रहे होंगे कि यार, लैंडसैट प्रोग्राम जिसे नासा ने ही बनाया है, वो भी तो अर्थ की मैपिंग करने का काम 16 दिन में कर लेता है, वो भी केवल $855 मिलियन की लागत में. तो आखिर में सवाल ये आता है कि पहला, इससे 2 गुना पैसे लगाकर नीसार बनाने की जरूरत ही क्या है, एंड दूसरा, धरती तो वहीं पर रहेगी, मैपिंग चाहे 16 दिन में करो या फिर 12 दिनों में, फर्क क्या पड़ता है. अब वैसे तो इसका जवाब बहुत ही डिटेल में दिया जा सकता है, पर शॉर्ट में अगर कहूं तो इसका जवाब छिपा है 2 P's में, प्रिसिशन और परफेक्शन. क्योंकि देखो, हमारी जो करंट मैपिंग सैटेलाइट है ना, लैंडसैट 8 को ही ले लेते हैं रेफरेंस के लिए, वो डेटा एक्वायर करने के लिए यूज करती है 2 सेंसर्स, जिनसे उन्हें एक्सेस मिलता है 11 स्पेक्ट्रम बैंड्स का. अब इसमें पहला सेंसर होता है ऑपरेशनल लैंड इमेजर यानी कि OLI, जिसका काम होता है ऑर्बिट से पृथ्वी की फोटोज लेना. आप गूगल मैप्स में जो सैटेलाइट व्यू देखते हो ना स्ट्रीट्स का, वो सैटेलाइट्स के इन्हीं सेंसर से ऑब्टेन किया जाता है. और दूसरा मेजर सेंसर इन सैटेलाइट्स में होता है थर्मल इंफ्रारेड सेंसर यानी कि TIRS, जो सरफेस टेम्परेचर और हीट एमिशंस को मॉनिटर करने के काम आती है. अब आपके फोन में वेदर ऐप के अंदर जो भी रियल टाइम टेम्परेचर दिखता है ना, और फ्यूचर प्रेडिक्शंस के एनालिसिस मिलते हैं, उसमें इन सेंसर्स का काफी ज्यादा रोल होता है. अब देखो, ये वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम ग्लोबली पूरी दुनिया की तस्वीरें खींच सकते हैं, टेम्परेचर्स का पता लगा सकते हैं, इवन जो हमें चक्रवात की जानकारियां मिलती है, और हम जो आज किसी एरिया में टॉर्नेडो हिट करने वाला है इसके बारे में पता कर लेते हैं, ये काबिलियत भी हमें इन सैटेलाइट से ही मिलती है. क्योंकि इन सैटेलाइट्स में जब भी किसी समुद्री इलाके के ऊपर इस तरह का सर्कुलर एरो मोशन डिटेक्ट किया जाता है, तो इसकी ट्रेजेक्टरी को देख के साइक्लोन अलर्ट्स जारी कर दिए जाते हैं. अब साइक्लोन प्रेडिक्शन के इस एडवांटेज की वजह से हर साल लाखों लोग और लाखों डॉलर्स बचते हैं. और किसी तरह अगर यही प्रेडिक्शन बाकी सारी आपदाओं जैसे भूकंप, भूस्खलन जैसी चीजों के लिए भी की जा सके, तो ना सिर्फ $380 बिलियन का नुकसान $200 बिलियन तक कम हो सकता है, बल्कि हजारों परिवार बच भी सकते हैं.
पर प्रॉब्लम यह है कि करंटली हमारी कोई भी सैटेलाइट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और बैंड से इक्विप्ड नहीं है कि वो टोपोग्राफी एनालिसिस कर सके, और इसी का समाधान है नीसार सैटेलाइट। देखो जनरली सारी सैटेलाइट्स केवल एक वेवलेंथ के बैंड को ही कवर कर पाती है, जिससे उनके एनालिसिस कैपेबिलिटी काफी कम हो जाती है। मान लीजिए अगर कोई एक्स सैटेलाइट है जिसमें ऐसी वेवलेंथ्स का रडार लगा हुआ है जो जंगलों को डिटेक्ट करने के काबिल होगा, तो वो सैटेलाइट ना केवल जंगलों को ही एनालाइज करने तक ही सीमित रह पाएगी। मगर नीसार के अंदर दो तरह के सिंथेटिक अपर्चर रडार मौजूद है, एक एल बैंड का और एक एस बैंड का, और इन बैंड से पूरा गेम कैसे चेंज हो जाता है, आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो देखो दोस्तों, जो एल बैंड का रडार है ना, वो करीब 1.25 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को हैंडल कर सकता है। आसान भाषा में कहे तो जैसे जंगल है, अब जंगल के नीचे चाहे कितनी ही सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा हो या जमीन धंसती चली जा रही हो, ऊपर से या सैटेलाइट से देखने पे वो डिटेल बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती, क्योंकि जंगल की सतह को ढकने के लिए घने पेड़ पौधे मौजूद होते हैं। मगर ये अपर्चर रडार्स ना सिर्फ घने से घने पेड़ को बाईपास करके उस जमीन को, वहां की मिट्टी और मिट्टी के मॉइस्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बल्कि 4 मिलीमीटर जितने प्रिसाइज एनुअल डिग्रेडेशन को भी वहां आसमान से उड़ते उड़ते ही देख के रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये ना बहुत बड़ी बात है। I mean, हमारे नाखून महीने भर में करीब 3.47 मिलीमीटर्स बढ़ते हैं। एक चावल का दाना भी 5.5 मिलीमीटर बड़ा होता है, इस लिमिट से भी 1.5 गुना बड़ा। और इतने जरा से डिग्रेडेशन को अगर कोई सैटेलाइट हर 12 दिन में अंतरिक्ष से नोटिस कर पा रही है, तो टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। जब भी किसी भी इलाके में लैंडस्लाइड या भूस्खलन होने वाला होता है ना, तो उससे पहले उस इलाके की जमीन डिग्रेड होने लगती है, यानी वो धीरे धीरे धंसने लगती है, जो इतनी ज्यादा धीरे या अननोटिसेबल मार्जिन पे होती है कि कोई भी उस पे ध्यान नहीं दे पाता। एंड ऑफ कोर्स हर 2 हफ्ते में बार बार भारत की हर जमीन नापने कौन आएगा, क्योंकि वो भी अपने आप में काफी टाइम टेकिंग और लेबर इंटेंसिव प्रोसीजर है, जिस वजह से लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता कि जमीन धंस भी रही है और हादसे हो जाते हैं। अभी 16 जुलाई 2024 के दिन ही कर्नाटका के अंकोला में गंगा वाली नदी के पास भूस्खलन हो गया था, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मृत्यु का अंदेशा आया था, और ये आंकड़े कम से कम हैं। इस बात को खुद एजेंसीज ने रिपोर्ट किया था। तो असल कॉज़ैलिटीज कितनी होंगी ये तो भगवान ही जाने। अब जरा सोच कर देखिए कि ऐसे में अगर इसमें और इसकी तरह बाकी इलाकों में समय रहते जमीन के धंसने की रियल टाइम इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज तक पहुंचाई जाए, तो ना सिर्फ वहां और उसके आसपास रहने वाले लोगों को विस्थापित करके उनकी जान बचाई जा सकती है, बल्कि उस रीजन को कुछ समय के लिए पूरी तरह बंद करके एक बहुत बड़ा हादसा टाला जा सकता है। और बाकियों की भी जान बचाने के साथ साथ अगर उस रीजन में कोई ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी जो महंगी हो, तो फाइनेंशियल लॉसेस भी कम किया जा सकता है। और यहाँ स्पेशलिटी खत्म नहीं होती। ये एल बैंड रडार ना अर्थ की सरफेस में 1-1 सेंटीमीटर तक के चेंजेस को डिटेक्ट करके उसे रिपोर्ट करने के केपेबल रहेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर अंटार्कटिका में 12 जनवरी के दिन जिस ग्लेशियर को 6322 सेंटीमीटर का मेजर किया गया था। દર્શક મિત્રો હેલો ગુજરાત ન્યૂઝ નેટવર્કમાં બધાને નમસ્તે। ચાલો મિત્રો ફરી મળીશું।